मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और कई अनुसंधान कार्य कर रहा हूं। और मेरा यही प्रयास है कि इन अनुसंधान कार्यों का लाभ किसानों तक पहुंचे। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। तो हिंदी में चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत लोगों के मन में, हमारे मन में भी ये प्रश्न रहता है कि जंगल में तो हर प्रकार की वनस्पति होती है, वहां हमें किसी खाद उर्वरक या रासायनिक उर्वरक यूरिया डीएपी एसएसपी देने की आवश्यकता नहीं होती। और हम देखते हैं कि जंगल में सभी पेड़ पौधे, सभी तरह के जीव जंतु सही से रहते हैं और उनको कोई समस्या नहीं आती है। जबकि हम जब खेती करते हैं, कोई भी हम फसल उगाएं, तो हमें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जंगल में ऐसा क्या है कि हमें रासायनिक उर्वरक नहीं देने पड़ रहे हैं, जबकि हम खेती में रासायनिक उर्वरक देने पड़ रहे हैं? क्या हम जबरदस्ती तो नहीं दे रहे अपनी खेती में इन रासायनिक उर्वरकों को? क्या इनकी जरूरत है या नहीं है? और जंगल में हम नहीं दे रहे हैं तो ये व्यवस्था कैसे रहती है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात सही ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि आधी अधूरा जो ज्ञान होती है, जानकारी होती है, हमको भ्रम में रखती है, संशय पैदा करती है और फिर हम चीजों का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हमें दोनों ही व्यवस्थाएं समझनी होंगी कि जंगल की व्यवस्था क्या है और हमारी कृषि की व्यवस्था क्या है। तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है कि वहां हम बिना खाद दिए हर प्रकार की वनस्पति पाते हैं, जबकि हमको जरूरत हो जाती है या जरूरत है या नहीं है वास्तव में जब हम खेती करते हैं। तो देखिए, हमें दो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जंगल की है, एक हमारी कृषि की है। पहले तो हमें यही समझना होगा कि जो जंगल की व्यवस्था है, जो फॉरेस्ट है, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। जबकि जो कृषि की जो व्यवस्था है, जो हम खेती करते हैं, वो प्राकृतिक नहीं, वो कृत्रिम व्यवस्था है। कृत्रिम इस सेंस में है क्योंकि हम खेत की जुताई करते हैं, मिट्टी को खोलते हैं, जबकि जंगल में मिट्टी को नहीं खोला जाता है। हम खेत में सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, जबकि जंगल में जो वनस्पति उग रही है वो पूरी वर्षा के जल पर आधारित है। कहीं बाहर से कोई सिंचाई नहीं होती है। हम जो खेती करते हैं उसमें गोबर की खाद देते हैं। अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करें या ढैंचा उगाते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, कंपोस्ट देते हैं। अगर रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद भी देते हैं, जबकि जंगल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो भी गोबर है वहां के पशुओं का है, जो भी कंपोस्ट बन रही है, जो भी सड़ रहा है, जीव अवशेष जो भी है, सब वहीं जंगल में है, जबकि हमको यहाँ बाहर से देना पड़ता है। फिर जो जंगल में जो वनस्पति उग रही है प्राकृतिक रूप से उग रही है, वो अपने आप ही उगी वनस्पति है, उसमें कहीं बाहर से कोई बीज नहीं डाला गया है। जो बीज आए हैं वो पशुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से उड़ करके आए हैं। उनकी अपनी एक व्यवस्था है। जबकि हम जब खेती करते हैं तो बीज हम डालते हैं। हमें गेहूं उगाना होता है तो हम गेहूं का बीज डालते हैं, हमें धान उगाना होता है हम धान का बीज डालते हैं। मतलब वहां की प्राकृतिक वनस्पति को खत्म करके अपनी जो हम वनस्पति चाहते हैं उसको उगाते हैं। तो दोनों ही व्यवस्थाएं अलग अलग हो गई। एक प्राकृतिक व्यवस्था है और एक कृत्रिम व्यवस्था है। अब इन व्यवस्थाओं के कारण कुछ अंतर उत्पन्न होते हैं और इन्हीं अंतरों को कम करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जंगल एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जबकि कृषि एक कृत्रिम अवस्था है। अगर हम अब बात करें पोषक तत्वों की, तो हम जिस जमीन में धान गेहूं मक्का गन्ना जो भी उगा रहे हैं, वहां हमें उर्वरक देने की जरूरत ही क्यों है? वहां हम पोषक तत्व दे ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, किसी भी पौधे को जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, उपज के लिए, दाना बनाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये पोषक तत्व उस पौधे को दो तरह से प्राप्त होते हैं। एक तो उस मिट्टी के अंदर स्वयं ही पोषक तत्व हो, वो मिट्टी ऐसे पोषक तत्वों से बनी हो, ऐसे मिनरल से बनी हो जिसमें पहले से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जो भी तत्व चाहिए वो पहले से ही हो। उसकी उत्पत्ति उन चट्टानों से हुई हो, मिट्टी उन चीजों से बनी हो जो पोषक तत्व हो जिसमें, और वो पर्याप्त मात्रा में हो ताकि वो फसल वहां पे उग सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उस मिट्टी में जो जैवांश पदार्थ है वो अच्छा होना चाहिए ताकि फसल अच्छी उगे। तो दो चीजों का मिट्टी में अगर प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है, पोषक तत्वों की और जैविक पदार्थों की, तो और वो जितनी मात्रा है फसल की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, तब आपको कोई भी रासायनिक खाद, कोई भी उर्वरक कहीं से कुछ नहीं देना है। अगर लेकिन मिट्टी में कमी आ गई है या मिट्टी में ऐसी चीजों से बनी है कि उसमें पोषक तत्व कम रहते हैं, तो फिर हमें बाहर से देने पड़ेंगे। या हम मिट्टी में इतनी जैविक पदार्थों की कमी हो गई है या नहीं है,
या कम हो गए हैं किसी कारण से, तो भी आपको वो कंपोस्ट या गोबर की खाद देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मिट्टी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है या क्षमता उसकी कम हो गई है पोषक तत्वों को देने की, पर्याप्त मात्रा में देने की, ताकि फसल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं कि हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करें, लेकिन अगर फसल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इस पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि क्या रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में उसको देख के ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मिट्टी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है तो हमको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको दो चीजों पर बात करी। एक जंगल की जो व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कृषि कृत्रिम व्यवस्था है जिसमें हम हर चीज में छेड़छाड़ करते हैं, वनस्पति में छेड़छाड़ करते हैं, उसकी मिट्टी को खोलने में छेड़छाड़ करते हैं, सिंचाई में छेड़छाड़ करते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर मिट्टी के अंदर जैवांश पदार्थ और पोषक तत्व पर्याप्त नहीं है जो फसल में उगा रहे हैं उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जमीन में तो है लेकिन उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे, थोड़ी ही पूरा कर पा रहे हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें खाद उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। अब मैंने यहां कुछ बिंदु लिखे हैं, इस बिंदुओं से मैं आपको जंगल की व्यवस्था और अपने खेत की व्यवस्था का अंतर समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको रासायनिक उर्वरक खेती में देने की आवश्यकता पड़ जाती है या होती है या हम देते हैं। देखिए, पहला जो मृदा की उर्वरता की अगर हम बात करें तो सबसे जो मुख्य बिंदु होता है उस मिट्टी का जैवांश पदार्थ क्या है। ये हम कह सकते हैं कि मिट्टी की पूरी ताकत वहां का ह्यूमस होता है, जैवांश पदार्थ होती है। अगर हम जंगल की व्यवस्था देखें तो कोई पेड़ उगता है या कोई घास उगती है तो उगने के बाद उसकी पत्तियां नीचे गिरती हैं और वो वहीं सड़ती हैं और वहां धीरे धीरे जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है और ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे अपघटित होते हैं और धीरे धीरे ये ह्यूमस बनाते हैं। तो जंगल में कोई भी पेड़ गिर गया तो वो सड़ करके जैविक पदार्थ बनाएगा, घास होगी उसका जीवन चक्र पूरा हो गया वो भी जैविक पदार्थ बनाएगा। वहां जो पशु रह रहे हैं, गाय भैंस, जो भी हिरन है, शेर है, बाघ है, कोई भी है, जो मरेगा उसकी मृत्यु होगी, वो वहीं उसी जमीन में सड़ेगा और वहीं जो है जैविक पदार्थ बनाएगा। तो धीरे धीरे वहां जैविक पदार्थ बनते रहेंगे। लेकिन हमारे खेत में क्या होता है, जो जैविक पदार्थ हमारे खेत में बनेगा, फसल उगेगी, जड़ें निकलेंगी, तना आएगा, पत्ती आएगा, बीज आएगा। तो जो जड़ें हैं, तना है, वो तो हमारे खेत में रह जाता है, लेकिन जो बीज हम उसको ले जाते हैं। अब ये जैविक पदार्थ कुछ हमारे खेत में आया लेकिन सारा नहीं आया, क्योंकि हम दाने ले गए, हमने हार्वेस्ट कर लिया, धान के बीज हार्वेस्ट कर लिए, हमने गेहूं ले लिया, गन्ने का पूरा तना ले गए, आलू हम काट के ले गए, थोड़ा बहुत रहा। अब ये थोड़ा जो जंगल में तो क्या पूरा ही पदार्थ आ रहा था जैविक पदार्थ में, जबकि हमारे खेत में सारा का सारा जैविक पदार्थ नहीं आया जो पौधे ने बनाया, क्योंकि हमने कुछ अपने प्रयोग कर लिया। अब ये जैविक पदार्थ भी क्या होता है, जब जुताई करते हैं तो जुताई करने से मिट्टी खुलती है, उसमें हवा जाती है, उसमें सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से काम करते हैं और उस कारण से जैविक पदार्थों का अपघटन बहुत तेजी से हो जाता है और वो बहुत तेजी से फिर कमी आती है। जबकि जंगल की जो भूमि है उसमें कोई जुताई नहीं होती, जमीन एज सच पड़ी रहती है, कोई इसमें हम कोई हैरो नहीं चलाते, उसमें कोई हम प्लाव नहीं करते, उसमें हम कोई कल्टीवेटर नहीं चलाते, तो भूमि में कुछ खुलती नहीं है, भूमि ऐसे ही नेचुरल पोजीशन में रहती है। तो उसमें धीरे धीरे जैविक पदार्थों का अपघटन होता है, वहां भी अपघटन होता है लेकिन वहां धीरे धीरे होता है, जबकि हमारे खेत में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। जब हम जुताई करते हैं उतनी तेजी से उसका अपघटन हो जाता है। तो दो कारणों से जैविक पदार्थ हमारे खेत में कम हुए। नंबर एक, हमने अपनी फसल का अधिकांश भाग अपने प्रयोग में कर लिया और खेत में उसका रेजिड्यू जो अवशेष कम गए। दूसरा, जब हमने जुताई करी तो उसका डिकम्पोजिशन अपघटन फास्ट हुआ, जबकि जंगल की भूमि में क्या था, सारा का सारा जैव पदार्थ वहीं रहा। अपघटन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरे धीरे ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ह्यूमस बनता है, उसका कोई विनाश नहीं होता है। तो ये जब ह्यूमस बनने लगता है जंगल के अंदर, उसकी मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो और वनस्पति की सहायता करता है, पोषक तत्वों को देता है। जबकि हमारे खेत में जैविक पदार्थ उतने बनते तो हैं लेकिन हम उसका उपयोग बाहर करके ले जाते हैं और अपघटन भी तेजी से होता है। तो ये पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि जैविक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा जंगल की भूमि में ज्यादा मिलेगी, किसके कंपैरिजन में, हमारे खेत के कंपैरिजन में, और यही अंतर लाता है पोषक तत्वों की मात्रा में। फिर दूसरी हम बात करें मृदा अपरदन। मिट्टी जो बह के चली जाती है पानी के साथ, हवा के साथ, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अब हमारे खेत में क्या होता है, जब हम बारिश होती है तो मिट्टी हम देखते हैं खेत की बाहर चली जाती है पानी के साथ, ये मृदा अपरदन है और मिट्टी के अंदर ही पोषक तत्व होते हैं। इसका मतलब उस मृदा अपरदन के साथ वो जो मिट्टी बह रही है उसमें पोषक तत्व भी बह रहे हैं, जैविक पदार्थ भी बह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर बना था वो भी बह रहा है, जो ह्यूमस बना है वो भी बह रहा है। तो हमारे जो खेतों की व्यवस्था, जो हमारे खेत हैं जहां बारिश भी हो रही है तो हमारी मृदा निकल रही है, हमारे खेत की उर्वरता बाहर निकल रही है, पोषक तत्व बाहर निकल रहे हैं, जो जैविक पदार्थ है वो भी बाहर निकल रहे हैं। जबकि जंगल की व्यवस्था में क्या रहता है, जब बारिश होती है
तो वहां मिट्टी की सतह पर घास रहती है और मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। पेड़ रहते हैं जो बारिश की बूंदों की एनर्जी को, उसकी जो मृदा अपरदन की क्षमता, उसको कम कर देते हैं, बूंदों को पकड़ लेते हैं, बूंदें धीरे धीरे नीचे गिरती है। घास भी बारिश की बूंदों की ताकत को पकड़ लेती है, बारिश की बूंद तेजी से नीचे गिरती है, उसकी ताकत को रोकती है। फिर जब पानी बहता है तो पानी के साथ जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, घास की जड़ें हैं, उस मिट्टी को रोकती हैं। और जंगल में अगर मिट्टी बहती भी है तो एक स्थान से बह के दूसरे स्थान पर रहती है, रहती ही मतलब वो जंगल में ही है, तो वो जंगल की व्यवस्था में ही वो मिट्टी बनी रहती है। जबकि हमारे खेत में जो मिट्टी बहती है, हमारे खेत से निकल के बाहर चली जाती है। तो मृदा अपरदन हमारे खेत में ज्यादा होता है, जबकि जंगल में मृदा अपरदन जो है, हम कह सकते हैं बहुत मिनिमम होता है। होता भी है तो उसी क्षेत्र में मिट्टी बह के उसी क्षेत्र में रहती है, जबकि हमारी मिट्टियां बह करके नदियों में चली जाती है, नदियों से समुद्र में चली जाती है। तो हमारे खेत का धीरे धीरे अपरदन कम हो रहा है, मृदा उर्वरता कम हो रही है, जबकि जंगल में मृदा उर्वरता बनी हुई है, मृदा अपरदन नहीं हो रहा है। जितनी हम जुताई करते हैं, मृदा अपरदन बढ़ता जाता है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि जंगल की भूमि में मृदा अपरदन नहीं है। पहले तो ऑर्गेनिक मैटर जितना था सब वहीं पे है, मृदा अपरदन भी नहीं हो रहा है। जो मिट्टी वहां की प्राकृतिक रूप से थी वही बनी हुई है, जबकि हमारी मिट्टी बहती जा रही है। हमारी मिट्टी बह रही है, हमारी मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है, जबकि जंगल की व्यवस्था में मिट्टी जो प्राकृतिक रूप से बनी थी वही है। तो ये आपको ये दो बिंदु अभी समझ में आएंगे, और ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए। तो इन दो कारणों से मृदा उर्वरता हमारे खेतों की, जहां हम खेती करते हैं, कम होती जाती है, और वो इतनी कम होने लगती है कि हमको जो हम फसल उगाते हैं उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाती है। जबकि वहां आवश्यकता बनी हुई है, मृदा अपरदन भी नहीं हो रहा है, जवांश पदार्थ भी बने हैं। तीसरे बिंदु पे हम आए तो पोषक तत्व चक्र को हम देखें, चाहे नाइट्रोजन की साइकिल है, फास्फोरस की है, चाहे पोटेशियम की है। मिट्टी से जंगल में जो तत्व पौधे ने लिए, पौधा की जब जीवन चक्र पूरा हुआ तो फिर से मिट्टी में आ गए, तो चक्र वहीं बना रहता है, फॉरेस्ट के अंदर ही वो चक्र बना रहता है। तो यहां से जो हम ये कहें कि जो जंगल का जो चक्र है, वो पोषक तत्व पौधे में गया, पौधे से जमीन में आया, फिर जमीन से पौधे में गया, तो ये चक्र बना रहता है। चाहे वो पेड़ नीचे गिर जाए, उसकी पत्तियां गिर जाए, घास गिर जाए, वो पोषक चक्र वहीं बना है। वो पोषक तत्व उस जंगल से बाहर नहीं जा पाते। अगर कोई जानवर मरता भी है तो उसकी हड्डियों में जो पोषक तत्व हैं, उसके शरीर में जो पोषक तत्व हैं, वो वापस उसी मिट्टी में आ जाते हैं और पौधे उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो पोषक तत्वों का चक्र जंगल की जमीन में बना हुआ है। पोषक तत्व जो आ गए वो उस जमीन से बाहर नहीं जाते हैं। अगर हम खेतों की बात करें, अब हमने क्या किया, हमने गेहूं उगाया, तो गेहूं ने जमीन से पोषक तत्व लिए, उसकी पत्ती में आए, तने में आए, बीज में आए, हम बीज बाहर ले गए। तो हमारे जो खेत के पोषक तत्व कहां थे, जो पौधे में आए, पौधे से कहां चले गए, हमने यूज कर लिया, अब मिट्टी के अंदर इसकी कमी आ गई, तो ये हमने इसका उपयोग कर लिया पोषक तत्वों का। जबकि जंगल की भूमि में पोषक तत्व उसी तंत्र में बने रहते हैं, उसी मिट्टी में बने रहते हैं। तो आप धान उगाएं, गेहूं उगाएं, तो जो हम दाना खा रहे हैं वो तो खेत से बाहर आके हमारे शरीर में आ गया और हमारे शरीर से फिर कहीं बाहर चला गया। तो खेत की उर्वरता यहां कम हो गई। अब इसकी उर्वरता कम होती जाएगी तो निश्चित रूप से फसल की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, हमें उर्वरकों का फिर उपयोग करना पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पोषक तत्व चक्र जंगल की व्यवस्था में वहीं रहता है, जबकि खेती में पोषक तत्व चक्र खेत से निकल के बाहर चला जाता है। अगर पोषक तत्व चक्र हमारे खेत में ही बना रहे फिर हमें कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फसल तो हम अपने उपयोग के लिए उगा रहे हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। वो पोषक तत्व हमारे शरीर में आते हैं, जानवरों के शरीर में जाते हैं, फिर वो हम हमारे माध्यम से बाहर चले जाते हैं। तो खेत का जो अधिकांश पोषक तत्व है वो कहां रहता है, बीजों में रहता है, वो हम उसको उपयोग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से खेत में कमी आती है। तो अभी मैंने आपको 3 बिंदुओं पर बात करी, जैवांश पदार्थों की मात्रा पे बात करी, मैंने मृदा अपरदन पे बात करी, पोषक तत्वों पे बात की। तो ये बात अभी आपको समझ में आई होगी कि जंगल में इसकी व्यवस्था कैसे बनी हुई है और कैसे ये व्यवस्था हमारे खेत में टूट रही है। अगर हम अब बात करें प्राकृतिक वनस्पति की पहले हम बात करें, वनस्पति जो पौधे उग रहे हैं वो वनस्पति है, और प्रकृति ने जो दी है वो प्राकृतिक वनस्पति है। जंगल में प्राकृतिक वनस्पति है, मतलब वहां का जो पेड़ उगेगा, वहां की जो घास उगेगी, वो उस पर निर्भर करेगी कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का सीजन कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, और उसी के अनुसार वहां वनस्पति उगती है। तो वो वनस्पति उस प्रकार की उगेगी जो उस मिट्टी को सूट करती हो, जो उस मिट्टी में उगने लायक हो, वो उस क्षेत्र के क्लाइमेट के, उस वहां की जलवायु के अनुसार हो। जैसे हम बात करें, अगर हम पहाड़ पे हम बात करें, पहाड़ पे जो वनस्पति उगेगी वो चीड़ होगी, देवदार होगी, वहां नारियल के पेड़ नहीं होंगे। नारियल के पेड़ कहां होंगे, तटीय क्षेत्रों में होंगे। इसी तरह से जो राजस्थान की अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो कीकर होगा, बेर होगा, बबूल होंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल सुंदरबन की बात करें तो मैंग्रोव ट्री स्पीसीज होंगी। छत्तीसगढ़ और इसमें बीच में हम बात करें तो यहाँ साल के पेड़ होंगे, शीशम के पेड़ होंगे। कर्नाटक साउथ की बात करें तो चंदन का जंगल होगा। मतलब जंगल में वो वनस्पति उगती है जो वहां हो सकती है, वहां की जलवायु के अनुसार, वहां की मिट्टी के अनुसार। तो ये वही वनस्पति उगेगी जो फिट हो,
जो हम पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो वहां ऐसे जंगल उगेगा जिनको कम पोषक तत्व चाहिए। अगर ठंड ज्यादा होती है, जैसे पहाड़ है तो वहां ऐसे पेड़ उगेंगे देवदार के या चीड़ के जो ठंड को सहन कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि प्राकृतिक वनस्पति वहीं की होती है, कहीं अगर आ भी जाएगी कहीं बाहर की वनस्पति तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी वहां की जलवायु के कारण, चाहे मौसम बहुत ठंडा हो रहा हो, गर्म हो रहा हो, बारिश ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, जमीन में पोषक तत्व कैसे हैं, कम है, ज्यादा है, मिट्टी अम्लीय है, लवणीय है, क्षारीय है। अगर मिट्टी लवणीय होगी तो ऐसी वनस्पति होगी जिसे लवण चाहिए। मैंग्रोव वाले में सलाइन वाटर होता है तो वहां उस तरह की वनस्पति उगती है। लेकिन अगर हम खेती की बात करें तो हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं रखते। हम गेहूं बोना चाहते हैं, हम धान बोते हैं, तो वहां की प्राकृतिक वनस्पति को हटा के हम अपनी वनस्पति बोते हैं, जो कि हम उसको फिट करना चाहते हैं उस जलवायु में, उस मिट्टी में। तो वहां फिट करने के लिए हमें कई तरह के व्यवस्था करनी पड़ती है, कई तरह का प्रबंध करना पड़ता है। क्योंकि वहां फिट तो हो नहीं रही है, लेकिन हम उसको फिट करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसका तो सीड रेट बढ़ाएंगे, उसको ज्यादा पोषक तत्व देंगे, उसमें कुछ हम हार्मोन डालेंगे, उसमें और तरह ही कुछ करेंगे, तो ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो जंगल में प्राकृतिक वनस्पति है, वहीं की वनस्पति है जो सूट करती है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं देखिए हमारे पूरे देश में हर जगह उगाया जाता है, लेकिन क्या जंगल एक ही तरह का है क्या हमारे पूरे देश में? साउथ का जंगल अलग है, नॉर्थ का अलग है, पहाड़ का अलग है, नागालैंड का अलग है, मिजोरम का अलग है। वहां की वनस्पति वहां की जलवायु के अनुसार है, जबकि हम एक ही फसल को पूरे देश में उगाते हैं। चावल भी लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे एक तरह का फॉरेस्ट पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा, सब अलग अलग होगा। तो जब हमने वनस्पति बदल दी अपने खेत की, तो हमें उसकी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और वनस्पति अगर हम उगा रहे हैं, मान लीजिए हम गेहूं उगा रहे हैं और वहां की फर्टिलिटी, वहां की मृदा उर्वरता गेहूं की आवश्यकता को पूरी नहीं कर रही है, तब हमें बाहर से उर्वरक देने पड़ेंगे। अब मिट्टी की दशा ऐसी है, अपर्दन हो रहा है, जवांश पदार्थों की मात्रा कम है, हम फसल को अपने उपयोग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हर वर्ष मृदा उर्वरता कम होती जाती है। तो इसलिए हमको उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए रासायनिक उर्वरक देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मृदा की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी उर्वरता है कि उस गेहूं की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, तब कोई रासायनिक उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी बहुत अहम रोल है उसका। हम कृत्रिम खेती हमारी कृत्रिम है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी वनस्पति लाना चाहते हैं, जबकि जंगल में वो वनस्पति उगती है जो वहां की जलवायु और मिट्टी के अनुसार है। फिर हम बात करें सूक्ष्म जीव की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, और जितने पोषक तत्वों का जो रूप परिवर्तन होता है, जैसे नाइट्रोजन का है या फास्फोरस का है, इसका जो रूप परिवर्तन का जो काम करते हैं, पौधे जिस रूप में लेते हैं वो सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत सारे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जीवांश पदार्थ बनाने में सहायता करते हैं, बहुत सारे ऐसी हार्मोन निकालते हैं, चीजें निकालते हैं जिससे पौधों की बढ़वार होती है। तो जब एक जंगल होता है तो वहां हर प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, और हर वनस्पति की अपनी अलग तरह की जड़ें होती हैं, उस जड़ से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स, अलग अलग प्रकार के रसायन निकलते हैं, और उन्हीं रसायनों में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो जब बहुत सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, बहुत प्रकार की वनस्पति रहती है, तो वो वही सूक्ष्म जीव वहां फिट होंगे जो वहां की कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे वनस्पति का मैंने आपको केस बताया अभी। तो जब बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, वहां फिट हो जाएंगे, तो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का शुरू कर देते हैं, या फास्फोरस सॉल्युलेशन का, या पोटेशियम मोबिलाइजेशन का। तो वहां हर प्रकार का सूक्ष्म जीव रहता है, क्योंकि हर प्रकार की वनस्पति है, और वो सूक्ष्म जीव वहां की जलवायु और मिट्टी के अनुसार होते हैं और उस वनस्पति को सहायता करते हैं। जबकि हम अपनी खेती में क्या करते हैं, हम जमीन को खोल देते हैं, उससे सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, उससे भी सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। हम अपनी वनस्पति डाल रहे हैं, हम गेहूं की ही बीज डाल रहे हैं, मक्के का ही डाल रहे हैं, तो वनस्पति जो बदल गई है, तो उसकी जड़ों में फिर अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव आएंगे, वो सारे नहीं आ पाएंगे, उसके लिए हमें फिर बाहर से जैव उर्वरक देने पड़ते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव भी अपना काम तभी कर पाते हैं जब वहां बिल्कुल फिट हो गए हो, जबकि हमारी खेती में ये फिट नहीं हो पाते, क्योंकि हम मिट्टी में परिवर्तन करते रहते हैं। तो अब वहां जो सूक्ष्म जीव होते हैं जंगल में, पौधों को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराते हैं, फास्फोरस भी कराते हैं। फिर जो जंगल में हर प्रकार की वनस्पति होती है, लेगुनस प्लांट जो होते हैं, जो होते हैं दलहनी कुल के, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बहुत प्रकार की वनस्पति जो एक दूसरे की सहायता करती हैं किसी ना किसी रूप में, छाया देकर या नमी बढ़ाकर, या हर कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं और इंट्रैक्शंस होते हैं, वहां स्टेब्लिश हो जाते हैं, और वो फिर जो वहां का पोषक तत्व है, जो वहां की फर्टिलिटी स्टेटस है, जो उर्वरता है, उसी के अनुसार वो वनस्पति उगती है। और जब वो स्टेब्लिश हो जाता है, कोई बाहर से चेंज नहीं है, तो वही चक्र चलता रहता है, और वनस्पति को फिर बाहर से आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो वनस्पति वहां फिट हो गई। अगर सॉइल फर्टिलिटी कम है, वहां की मृदा उर्वरता कम है, तो इस प्रकार की वनस्पति उगेगी जिसको कम उर्वरता चाहिए। अगर वहां दलदली है तो दलदल वाले वन उगेंगे, अगर वहां ठंड है तो वहां ठंड सहन करने वाले वन उगेंगे, अगर वहां गर्मी ज्यादा हो रही है तो गर्मी सहन करने वाले वन उगेंगे, अगर वहां बारिश ज्यादा होती है तो बारिश सहन करने वाले वन उगेंगे। लेकिन हम अपने खेत में हम अपने प्रकार की
फसल चाहते हैं, अपने प्रकार की वनस्पति चाहते हैं, तो हमें फिर व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। कुल मिला के बात यह है कि जंगल की व्यवस्था में मृदा उर्वरता संरक्षित रहती है, संरक्षण रहता है, क्योंकि वहां कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इस प्रकार का व्यवधान नहीं है। जबकि हमारी खेती में हम खेत को जोत करके ही, खोल करके ही उसकी व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं, सिंचाई देके व्यवस्था परिवर्तित करते हैं, अपनी तरफ से हम वनस्पति डालते हैं। जंगल में तो ऐसा कोई नहीं कि अपनी ही प्राकृतिक वनस्पति उगती है, जबकि हम अपने मन की फसल चाहते हैं। तो जब ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं हमारी खेती में, तब मृदा उर्वरता में भी परिवर्तन होता है। और अगर ये परिवर्तन नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक मतलब मृदा उर्वरता कम हो जाए, तो इस उर्वरता को पूर्ति के लिए हमको उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये उर्वरक जैविक उर्वरक भी हो सकते हैं, रासायनिक उर्वरक भी हो सकते हैं। अगर जैविक उर्वरक इस आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, तब रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जैविक उर्वरक भी इसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहे, तो अच्छी फसल लेने के लिए फिर हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। फसल की आवश्यकता अगर मिट्टी से पूरी हो जाती है, उस उर्वरता से पूरी हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। और जैविक उर्वरकों को डालने के बाद पूरी हो जाए तो और भी अच्छा है। अगर ये पूर्ति नहीं हो पाती, तो हमें पूरा लाभ लेने के लिए मतलब उस फसल में जितनी यील्ड आती है, उपज आती है, वो लेने के लिए फिर हमें आवश्यकता पड़ती है। तो शायद मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे जंगल में वनस्पति को किसी प्रकार की खाद, पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि हमारी खेती में हमको खाद भी देना है, पानी भी देना है, क्योंकि हम उस व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं। तो जो व्यवस्था है जंगल की, बड़ी सुदृढ़ हो गई है, क्योंकि उससे कई वर्षों लगे हैं। 1 साल या 2 साल में वो जंगल नहीं बने हैं, वो जंगल कई सालों में वो व्यवस्था बन करके इस्टेब्लिश हुई है। जबकि हम हर 6 महीने में अपनी खेत की व्यवस्था बदल देते हैं, एक फसल को काटते हैं, व्यवस्था बदल के दूसरी फसल बो देते हैं। जबकि जंगल में व्यवस्था बिल्कुल फिक्स हो गई है, लेकिन इसको बनने में समय लगा है। तो वहां मृदा संरक्षित है, मृदा उर्वरता संरक्षित है, पोषक तत्व चक्र पूरे वहीं रहते हैं, वो वनस्पति उगती है जो वहां की जलवायु और मिट्टी के अनुसार होती है। इस कारण से हमको वहां बाहर से कोई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब मेरी बात समझ में आई होगी कि क्या ऐसा कारण रहता है कि जंगल की व्यवस्था में किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं, जबकि हमारी खेती में आवश्यकता होती है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही लाभ पहुंचे। और कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं खेती से संबंधित चर्चा करता हूं हिंदी में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।